जो आज का वीडियो जो झारखंड पीजीटी हम लोग भूगोल का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, ठीक है। तो ये जो भूगोल का प्रैक्टिस सेट था 150 क्वेश्चन का था, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। यह पार्ट जो 3 क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक का है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 भी अपलोड कर चुके हैं वीडियो। तो इस अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप उससे देख लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लेट न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 101, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए 45 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 75 डिग्री और डी है 66.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी 60 डिग्री। 60 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है भूमध्य रेखा की आधी होती है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं? अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं। तो ए है मर्केटा प्रक्षेप, बी है बोन प्रक्षेप, सी है मालवीय प्रक्षेप और डी है सिनुसोइडल प्रक्षेप, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 102 का सी है मालवीय प्रक्षेप को हम लोग अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। अब लोग क्वेश्चन देते हैं 103, कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है? जो कार्टोग्राफी होता है उसके किस विधियों में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए है वर्णमाती, बी है वर्णरिकता विधि और सी है वर्ण प्रतीकी विधि और डी है सम्मान रेखा विधि। तो इसका राइट आंसर होगा डी सम्मान रेखा विधि को अंतर्वेशन विधि, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। सम्मान रेखा विधि में अंतर्वेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 104, अत्यधिक गहराई में जमने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं? जो अत्यधिक गहराई में मैग्मा जमती है उसको कहते हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, सील, डाइक। तो इसमें से राइट आंसर होगा ए बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है, जो अत्यधिक एवं पर्वतों की जड़ों में पाई जाती है। हम लोग क्वेश्चन देते हैं 105, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम निकलती है? ठीक है, जब ज्वालामुखी मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो कौन सी, ठीक है, प्रतिशत में अधिकतम में निकलती है? तो ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, डी है जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर होगा डी जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जलवाष्प निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग 106 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? तो आधार नहीं है, पहचानना है। तो ए है पूरा चुंबकत्व, बी है ध्रुवों का घूर्णन, सी है सागरनीय प्रसरण और डी है प्रागैतिहासिक काल में जलवायु परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ध्रुवों का घूर्णन यह क्या प्लेट विवर्ती सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, यानी 6 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ सुमेलित है या नहीं है ये ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान देना है। यहाँ पे दिया है अपवर्तन के कारक और यहाँ दिया है स्थलाकृति, ठीक है। तो इसमें पहचानना कौन सुमेलित नहीं है। तो ए है नदी अवनमन कुंड, बी है हिमनद टार्न, सी है पवन वातछिद्र और डी है समुद्री लहरें स्टैग, ठीक है। तो पहचानना कौन सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर सुमेलित नहीं है। जो पवन से वातछिद्र नहीं बनता वह ये वातछिद्र जो बनता है वह सागरीय लहरों से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है? जो पृथ्वी पर सौर विकिरण आती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन अधिक अवशोषित कर लेता है उसको, ठीक है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है मीथेन और डी है जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जलवाष्प जो है पृथ्वी से आने वाली सौर विकिरणों को सबसे अधिक अवशोषित कर लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 109 देते हैं, निम्नलिखित कथनों की जाँच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कथन है, दक्षिणी ध्रुव का वाकर परिचलन से घनिष्ठ संबंध है, कथन पहला है। दूसरा है कथन गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे, सी है। तीसरा कथन है दक्षिण ध्रुव का सकारात्मक सूचकांक निर्भर व्यापारी पवनों का सूचक है। आज चौथा जो कथन है वह है दक्षिण ध्रुव का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। तो इसमें पहचानना है, क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सी 1, 2 और 4 सही है, बाकी जो 3 है यह सही
नहीं है, क्योंकि कह रहा दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचक निर्मल व्यापारिक पवनों का सूचक है। यह बिल्कुल गलत है। बाकी 1, 2 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 110 केमैन गर्त निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो केमैन गर्त कहाँ स्थित है? ए है भूमध्य सागर, बी है लाल सागर, सी है कैरेबियन सागर और डी है पीला सागर। तो जो केमैन गर्त है वह कहाँ पे है? वह कैरेबियन सागर में पाया जाता है। तो 110 का हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 111 निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? जो इसमें 4 स्थलाकृति दी है और महासागर में सबसे अधिक क्षेत्र पे कौन फैली हुई है? ए है महाद्वीपीय मग्न तट, बी है महासागरीय द्रोणी, सी है महासागरीय पर्वत श्रेणी और डी है महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर बी महासागरीय द्रोणी को गहन सागरीय मैदान भी कहा जाता है। तो यह जो है सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पे फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11 का 111 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ दिया है महासागरीय निक्षेप और दिया है स्रोत। तो ए है उच्च जो है जैविक, बी है लाल मिट्टी अजैविक, सी है टेक्टाइट्स ब्रह्मांडीय और डी है कीचड़ ज्वालामुखी। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है यह पहचानना है। तो डी है कीचड़ या ज्वालामुखी से सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 निम्न से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, तो सत्य का स्थान पहचानना है। तो बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। बी है जो कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम सागरीय लवणता पाई जाती है। और डी है सी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में रेखा में रहती है तो लघु ज्वार आता है। और डी है उच्च ज्वारी सागरीय ज्वार जो है 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल में आता है। तो यह देखिए डी भी गलत है। ठीक है, और सी भी गलत है। जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा पे होंगे तो लघु ज्वार नहीं आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक है, जबकि उच्च सागरीय ज्वार जो होते हैं 12 घंटा 26 मिनट पे अंतराल पे आते हैं, 12 घंटा 20 मिनट के अंतराल पे नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी कर्क और मकर रेखा के मध्य अधिकतम सागरी महासागरीय लवणता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं शक्ति संरचनाओं पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो ए है राजनीतिक पारिस्थितिकी, बी है जेरीमैंडरिंग, सी है पारिस्थितिकी आतंकवाद, डी है सांस्कृतिक प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजनीतिक पारिस्थितिकी। ठीक है, शक्ति संरचनाओं पर्यावरण एवं आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को राजनीतिक पारिस्थितिकी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है? यह ध्यान देना है होता है या नहीं होता है, ये सब ध्यान देना है। ठीक है, तो जो ऊर्जा है यह जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है, बाकी नाइट्रोजन कार्बन और जल पुनः चक्रित होता है। जो ऊर्जा है वह चक्रित नहीं होता। आप क्वेश्चन नंबर 116 देते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ जनजाति दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ क्षेत्र। तो खिरगी जनजाति मध्य एशिया बिल्कुल सुमेलित है। बुशमैन सूडान ये बिल्कुल गलत है। बुशमैन जो होता है कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह 116 का हो जाएगा बी, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सी है मसाई पूर्वी अफ्रीका का सामान्य सही है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन ये भी सही है। तो बी इसका सही नहीं है। बुशमैन जो होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना के पास। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 देते हैं डिमांजा ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो ए है कार्यों के आधार पर, बी है निर्माण सामग्री के आधार पर, सी है पारस्परिक दूरी के आधार पर, डी है आकार के आधार पर। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए कार्यों के आधार पर डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किया था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिससे आने वाले समय में ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सिद्धांत दिया हुआ है और यहाँ पे विद्वान दिया हुआ है। तो पहचानना कौन सुमेलित नहीं है। कोटि आकार नियम, जी के जी, संकेंद्री बल सिद्धांत, EW वर्गेस, बहुनाभिकी सिद्धांत, BJ एल्बेरी, केंद्र स्थल सिद्धांत, क्रिस्टालर। तो जो है इसका सी सुमेलित नहीं है। जो बहुनाभिकी सिद्धांत है वह हैरिस और उलमैन महोदय ने दिया था, BJ एल्बेरी ने नहीं दिया था। ठीक है, तो 118 का जगह सी यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है?
भूगोल स्थानीय संगठन का अध्ययन है जो प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, तो यह परिभाषा किसने दिया है? ए है हार्टसोन, बी है एकरमैन, सी है स्मिथ और डी है टाफे। तो टाफे महोदय ने कहा था भूगोल स्थानीय संगठन का अध्ययन है जो प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री किसने लिखी? ठीक है, तो ए है E.W. जिमरमैन, बी है डब्ल्यू एलेक्जेंडर, सी है हैराल्ड रॉबिन्स, डी है इयान सैलिसबरी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए जिमरमैन। E.W. जिमरमैन ने वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 121, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल जो है कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ए है 1.54%, बी है 2.4%, सी है 3.78%, डी है 4.54%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2.4%। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम लोग 122, झारखंड में उच्चावच की दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? झारखंड को उच्चावच की दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 7। तो 122 का हो जाएगा राइट आंसर सी। 5 भागों में झारखंड को उच्चावच की दृष्टि से बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, अयोध्या प्रसाद 1973 ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो अयोध्या जो प्रसाद थे झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किए थे, इसको पहचानना है। ए है 5, बी है 11, सी है 7, सॉरी 9 और डी है 7। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 7 भागों में झारखंड के जलवायु को अयोध्या प्रसाद ने विभाजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, जनगणना के अनुसार झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी कुल जनसंख्या में? तो ए है इसका 12.1%, बी है 15.23%, सी है 26% और डी है 18.74%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.1%। झारखंड 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.1% थी, जबकि अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 26% था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। जब कोई समाज अपने अधिकांश साधनों पर तत्कालीन आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिषद का प्रभावपूर्ण व्यवहार करता है तो आर्थिक विकास की किस अवस्था से गुजरता है? जब कोई समाज जो होता है अधिकांश जो संसाधन होते हैं अपने जो तत्कालिक जो आधुनिक प्रौद्योगिकी चल रहा है उसके प्रभावपूर्ण व्यवहार से उसका उपयोग करते हैं तो वह आर्थिक अवस्था किस अवस्था से गुजर रहा है? तो वो होता है, यह है उत्थान अवस्था, बी होता है परिपक्वता अवस्था, सी है अत्यधिक उपयोग का युग और डी है उत्थान से पूर्व की दशा। तो बी हो जाएगा परिपक्वता उन्मुख अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो ए है फान, बी है नार्दन, सी है चिनूक और डी है सांता आना। तो ये होती है सी चिनूक, चिनूक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। महासागर निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो ए है गल्फ स्ट्रीम, बी है ब्राज़ील, सी है पेरू धारा और डी है कैनेरी धारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पेरू धारा जो होती है अटलांटिक महासागर में नहीं है, वह प्रशांत महासागर में है। ठीक है, पेरू जो है देश के पास। क्वेश्चन नंबर 128, माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है, उसे क्या कहा जाता है? जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है वो, ठीक है, पृथ्वी के जो उपग्रह चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है, उसे क्या कहा जाता है? ए है विभेदन, बी है बिग बैंग, सी है निहारिका, डी है बिग स्प्लैट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बिग स्प्लैट। चंद्रमा की उत्पत्ति बिग स्प्लैट से हुई थी, बड़े टकराव से। क्वेश्चन नंबर 129, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? ए है प्रायद्वीपीय पठार, बी है मरुस्थल, सी है मैदान, डी है पर्वत। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक जो प्रदेश है वह है प्रायद्वीपीय पठार। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130, रांची का पठार उदाहरण है। जो रांची का पठार है वो किसका उदाहरण है? ए है शुद्ध पेनी प्लेन का, बी है उत्थित पेनी प्लेन का, सी है अवतलित पेनी प्लेन का और डी है प्रारंभिक पेनी प्लेन का। तो इसका राइट आंसर होगा बी उत्थित पेनी प्लेन का। क्वेश्चन नंबर 131 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है? पहचानना है
कौन सी जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है। ठीक, ए है साकरी नदी, बी है पंचानन नदी, सी है दामोदर नदी और डी है सोन नदी। तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। यह अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, बाकी सभी नदियाँ तीनों वह छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये बांध दिया हुआ है और ये देश दिया हुआ। ठीक है, ये बांध है और ये देश है, तो कौन सा बांध सुमेलित नहीं है। तो अक्सम्बो बांध घाना, बी है हुबर बांध यूएसए, सी है कुरुबेगावा बांध जापान और डी है बारगे गेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका। तो डी जो है सुमेलित नहीं है, बारगे गेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, यह है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 133, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है। ठीक है, उद्दीपक फसल कौन है। तो ए है गेहूँ, बी है चाय और सी है मक्का, डी है अरहर। तो जो चाय और कॉफ़ी होती है वह उद्दीपक फसल होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 133 का बी, चाय जो है उद्दीपक फसल है। अगर वहाँ कॉफ़ी ऑप्शन में रहता तो चाय के जगह पे तो वो भी सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 134 देते हैं, निम्न किस देश ने बोकारो भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, कौन सा देश बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में सहयोग दिया था। ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है सोवियत संघ, डी है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा सी, सोवियत संघ ने बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 135 देते हैं, यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है 42%, बी है 43%, सी है 45% और डी है 40%। तो इसका राइट आंसर होगा ए 42%। अगर मान लीजिए विषुवत रेखा पे 100% सूर्य प्रताप प्राप्त हो रहा है तो यह ध्रुवों पे कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा 42%। ठीक है, ध्रुवों पे। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो ए है एंथ्रासाइड, बी है बिटुमिन, सी है लिग्नाइट और डी है पीट कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा बिटुमिन कोयला। ठीक है, बिटुमिन कोयले का मुख्य उपयोग लौह अयस्क को पिघलाने में किया जाता है। ठीक, भारत में जो बिटुमिन कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन बाजार को प्रभावित नहीं करता है। ए है प्राथमिक क्रियाकलाप, बी है द्वितीयक क्रियाकलाप, सी है तृतीयक क्रियाकलाप और डी है चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चतुर्थक क्रियाकलाप वो बाजार को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बाकी प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ और तृतीयक, ये तीनों बाजार को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जैसे मछली पालन, कृषि, ठीक है, लकड़ी काटना, ये सब खनन करना। और द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण उद्योग, जितने भी लघु मध्यम और बड़े उद्योग हैं उसके अंदर अगर आते हैं। जो तृतीय क्रियाकलाप होता है उसके अंतर्गत, ठीक है, परिवहन एवं संचार को रखा जाता है, जबकि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत उच्च वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो भी कार्य होते हैं उसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, एडवर्ड एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया है। ठीक है, जो एडवर्ड एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया। ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एकरमैन ने विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में 5 प्रकार के भागों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पहचाना है। जियोग्राफी का जेनरेलिस, हेरोडोटस, कास्मास, हम्बोल्ट, अर्डकुंडे, रिक्टर, एंथ्रोपोजियोग्राफी और रेडजेल। तो हम्बोल्ट कास्मास लिखे थे, सही है। अर्डकुंडे रिक्टर दिए थे, ये भी सही है। एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल दिए, ये भी सही है। जबकि जियोग्राफिका जेनरेलिस ये हेरोडोटस नहीं, वारेनियस ने लिखा था, वारेनियस। ठीक है, वारेनियस आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 देते हैं, मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो मेगा जो पोलिस शब्द था सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मार्कस जेफरसन, जीन गार्टमैन, मम्फोर्ड और सीजोबर्ग। तो यह थे जीन गार्टमैन ने मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। मेगापोलिस शब्द का अर्थ होता है विश्व नगरी। ठीक है, जबकि मार्कस जेफरसन ने प्रमुख नगर, ठीक है, प्राइमेट सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जबकि लुईस मुम्फोर्ड जो थे और नगरीय विकास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किए थे। क्वेश्चन नंबर 127 देते हैं, उत्तरी अमेरिका में वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है।
तो उत्तरी अमेरिका में वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता इसे कहा जाता है। ए है G.K. गिलबर्ट, बी है J.W. पावेल, सी है W.M. डेविस और डी है C.E. डट्टन। तो गिलबर्ट को उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता कहा जाता है। तो 141 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत से निकट है, ठीक है, तथा जातीय दृष्टि से चीन से संबंधित है, यह पहचानना है। तो ए है मध्य एशिया, बी है पोलिनेशिया, सी है दक्षिण पूर्वी एशिया और डी है मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मंगोलिया जो है वह क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है, जबकि जातीय दृष्टि से वह चीन से निकट है। क्वेश्चन नंबर 143, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GIS को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है GIS को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, किसने भौतिक भूगोल शब्द का उपयोग सामान्य भूगोल के लिए किया है। तो ए है हम्बोल्ट, बी है कांट, सी है रिटर, डी है रैडजे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 145, प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्न में से कौन से थे, ठीक है। तो जो प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा का संस्थापक यहाँ पे पहचानना कौन थे। ए है P. गिडिज, बी है मैकाय, सी है M. हब्स स्मिड और डी है T.N. स्क्रोथ। तो 145 का हो जाएगा राइट आंसर बी मैकाय, ठीक है। इन्होंने प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा का संस्थापक इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तली में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं, ठीक है। किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तली में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं। तो ए है जैविक, बी है स्थलजात और सी है ज्वालामुखी और डी है उल्का। तो महासागरीय जो पूरे महासागर के अगर तली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जैविक निक्षेप क्या है, विस्तारित हैं। क्वेश्चन नंबर 147, उग्र सुधारवाद से संबंधित शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत हुई थी, किस विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। तो ए है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी है वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सी है क्लार्क विश्वविद्यालय और डी है शिकागो विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्लार्क विश्वविद्यालय से शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो ए है रेटजे 1890, बी है हाउसहोफर 1928, सी है हार्टसोन 1936 और डी है मैकिन्डर 1919। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हार्टसोन 1936 में इन्होंने सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 149, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो ए हो जाएगा राइट आंसर कर्नाटक। कैगा परमाणु शक्ति कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 150, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ए है यूरोप, बी है अफ्रीका, सी है अमेरिका और डी है ओशिनिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला, ठीक है। यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो ये था भूगोल PGT झारखंड 2023 का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसका भाग 3 था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।